अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द बेस्ट नावल्स। नावल का अपने राह वो रखते हैं कि लास्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। अरबिया इस वक्त हमीद लतीफ़ अस्पताल लाहौर की गाइड वार्ड में थी। बीबी जान बेंच पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। उनकी आंखें आंसुओं से लबरेज थीं। वही मखसूस माहौल, दवाइयों की बू से रचा बसा, परेशान चेहरे लिए मरीजों के लवाहकीन, तेज तेज चलते डॉक्टर और आगे पीछे भागते वार्ड बॉयज और नर्सिस। शाह फजल के चेहरे पर जैसे चट्टानी सा कुछ छाया हुआ था। डॉक्टर की आवाज़ बाहर आए तो शाह फजल बेचैनी से इनकी सिमट बढ़ा। आई एम सॉरी शाह साहब, हम आपके बेबी को ना बचा सके। शाह फजल के सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा हो। वो साका से ने देखता रहा। आपकी मिसेस को अचानक कोई गहरा सदमा पहुंचा है, जिसकी वजह से उनकी ये कंडीशन हुई। हमने पूरी कोशिश की मगर जो खुदा की मर्जी। वो इसका इशारा थपथपा कर आगे बढ़ गया। आज एक और जुर्म तुम्हारे खाते में दर्ज हो गया। शाह फजल कोई उसके अंदर चिल्लाया था। वो थके हुए अंदाज में बेंच पर गिर सा गया। इसकी आंखों में रेत सी चुभ रही थी। क्या होता अगर मैं अभी से ना बताता, मगर मैं ये बर्दाश्त न कर सका, ये बोझ नहीं ढो सका। सोचा इसे उठाकर फेंक दूँ जितनी जल्दी हो सके। ये भी नहीं सोचा कि उसे सहार पाएगी या नहीं। क्या मुझसे बड़ा कोई खुदगर्ज हो सकता है? अब इसे अपने आप से शर्म आई। बीबी जान अपने आप से पूछ रही थी, जिनको इनकी ज़बान में बताकर आगे चल दे। उसने बीबी जान की सिसकियां सुनी तो दिल चाहा खुद को शूट कर ले। वो झटके से उठा और लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। वो किसी का सामना करने की कंडीशन में नहीं था, अरबिया का तो बिल्कुल भी नहीं। वो बेड पर सीधी लेटी थी। कमरे में गहरी तारीकी थी, इतनी गहरी कि इसे किसी कब्र का गुमान हो रहा था। वो इसके नज़दीक था अपनी तमाम तर दरिंदगी और सफाकी के साथ। मैं बेकसूर हूँ शाह साईं। वह बंद आंखों से इसकी थी। यकलख इसकी गर्दन एक मजबूत हाथ के शिकंजे में कसी गई। वो बेपनाह अज़ियत से तड़पी थी। अपने दोनों हाथों की पूरी कुव्वत से इसके दोनों हाथों हटाने की कोशिश की थी मगर नाकाम रही थी। वह बुलंद आवाज़ से चीखने लगी, मैं बेकसूर हूँ शाह साईं, मुझे मत मारे, मुझे छोड़ दे, मुझ पर रहम करें, आपको अल्लाह का वास्ता। उसके अज़ा में एक तशंजी अकड़ा आने लगा। उसकी सांस टूट रही थी। उसके वजूद को झटके से लगने लगे। यक बैक दौड़ते कदमों की आवाज़ें आने लगी। धाड़ की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खोला गया और उसके साथ इसकी आँख खुल गई। साकत और एहसास से यारी निगाह यकटक छत को घूर रही थी। पता नहीं कौन इस पे झुका था। अगले ही लम्हे उसने अपने दाएं हाथ पे सुई की चुभन महसूस की और इसके कुछ देर बाद वो दोबारा से गनूदगी में जा चुकी थी। बीबी जान गुमसुम से इसकी हालत देख रही थी। पता नहीं अरबिया ने कौन सा डरावना ख्वाब देखा था। यूं मदोशी के आलम में इस कदर तकलीफ और शिद्दत से चिल्ला रही थी। वज़ात इसके अल्फाज व गंग से थी। फजल क्या कर बैठे हो इस बच्ची के साथ? वह होते हुए सोच रही थी। अजीब बेजार कुन दिनों का सिलसिला शुरू हो गया था। वो हवेली वापस आ गई थी मगर अब तक शाह फजल का सामना नहीं हुआ था। वो सारा दिन कमरे में बंद रहती। दूसरी तरफ वो जाकर लाहौर बैठ गया था, आने का नाम ही नहीं ले रहा था। बीबी जान इसके मामूलात का जायज़ा लेते रहती थी और अंदर ही परेशान होती रहती। कितनी ही बार वो मशाल महमूद से बात कर चुकी थी कि वह फजल से बात तो करें कि आखिर वो चाहता क्या है। ये आँख मिचौली का खेल कब तक चलता रहेगा? जनवरी का वक्त चल रहा था। मौसम बेहद सर्द था। सूरज ऐसा जिद्दी तो नहीं था कि चेहरा दिखाने का रवादार ही ना था और धुंध थी कि एक माँ की तरह सारा दिन फिजा को आगोश में लिए रखती। वो 13 जनवरी का दिन था। सर्दी तमाम दिनों से बढ़कर थी। BMW तेजी से कच्चे रास्ते पर दौड़ रही थी। कुछ दूर जाकर वो कब्रिस्तान के गेट के करीब रुक गई। दरवाज़ा खुला। बाहर आने वाली हस्ती शाह फजल की थी। वो नाक की सीध में चलता मुख्तलिफ कब्रों के करीब से गुजरता। शाह फजल की कब्र के करीब जाकर रुक गया। चंद लम्हे खाली खाली नज़रों से देखता रहा, फिर थके हुए अंदाज में नीचे बैठ गया। कैसे हो फैसल? उसने हाथ कब्र पर यूं रखा हुआ। वो फैसल का शाना हुआ आवाज़ सरगोशी से मुशाबह थी। मुझे पता है ठीक हो गए। मुझे देखो, मेरे हाथों से कुछ भी ठीक नहीं होता। देखो फैसल, तुम्हारी मोहब्बत में मैंने कितने लोग बर्बाद डाले, कितने दिन उजाड़ डाले। वो लड़की मेरे दिल का नासूर बन गई है। मैं क्या कर चुका हूँ इसके साथ? वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। मैं इससे माफ़ी मांगूंगा भी कैसे? मुझ में इतना हौसला ही नहीं। तुम्हें पता है ना मेरी ज़िद्दी और अनापरस्त तबीयत का। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं होता कि मैं फैसले की गलती कर सकता हूँ, मगर मैं कर चुका हूँ। मुझे तस्लीम है, मुझे एतराफ़ है कि मैंने इस लड़की के साथ हमेशा ज़्यादती की है। आज बहुत हौसला और हिम्मत के साथ जा रहा हूँ इसका फैसला सुनने। मेरी हिम्मत बंधा हो जा। वो कहते हुए कब्र से लिपट गया। फिजा में एक सर्द सी खामोशी थी।
यकलख्त कोई उल्लू बहुत कड़ी आवाज़ में चिल्लाया था। कुछ देर बैरी के दरख्त में हलचल सी मच गई। एकदम से मुर्दा चिड़िया ज़मीन पे गिरी और फिज़ा चिड़ियों के शोर से भर गई। वो साका से ये सारा मंजर देख रहा था और आंखों में गहरी धुंध उतरती जा रही थी। पता है फैसल, बाबा साईं कार मुख्तार के पग मेरे सर पे रखना चाहते हैं। देखो ना कितना बड़ा मजाक है मेरे साथ। मैं तो रब के इस फरमान की पैरवी नहीं कर सका कि औरतों के मामले में खुदा से डरो, तो लोगों को क्या दूंगा। मेरे हाथ में अदल नहीं है, मैं तो अपने साथ इंसाफ नहीं कर सका तो किसी और के साथ। उसने जुबान दांतों तले दबाकर जैसे अपना दुख बहने से रोका। मैंने बाबा साईं से कह दिया कि वो अपना फैसला वापस लेंगे तभी वापस आऊँगा। ये माँ बाप कितने मजबूर होते हैं ना। आज इनका फ़ोन आया था, कहने लगे आ जाओ, मुझे मत सताओ, तुम्हारी सारी बातें मान लूँगा। वो चंद लम्हे खामोशी से बैठा रहा। चलता हूँ, होठ किया। वो शिकस्त कदमों से अपनी गाड़ी की सिमत बढ़ने लगा, बिल्कुल किसी ऐसे शख्स की मानद जो अपना सब कुछ लौटा चुका हो। कुछ देर बाद इसकी गाड़ी हवेली की तरफ मुड़ी जा रही थी। जब हवेली पहुंचे तो वापस आई। किसी काम से निकले हुए थे। वो बीबी जान के कमरे की सिमत बढ़ गया। इसे देखकर वो खिल उठी थी। कितनी कितनी ही देर इसका सर मुंह चूमती रही। वो खुद पर जब्त करता रहा, वरना दिल चाह रहा था कि ये फिर खामोश में जो सब खताएं बुला देती है, इसमें छुपकर सारे एतराफ़ कर ले। बीबी जान, रबिया कहाँ है? कुछ देर बाद उसने पूछा। वो तो जैसे भरी बैठी थी, अपने कमरे में होगी। और कहा, मुझे तो इस लड़की की समझ नहीं आती फजल। मानती हूँ कि इसके साथ गलत हुआ, मगर लोगों के साथ इससे भी बड़े हादसे हो जाते हैं। यूँ सब छोड़ छाड़ कर तो कोई नहीं बैठता। मैं तो हार बैठी समझा कर। दिल चाहता है तो खाना खा लेती है, वरना सारा दिन पड़ी रहती है मुँह से कुछ न बोलने की तो गोया कसम खाए बैठी है। वो बोलती जा रही थी, मानसूनी कर गया। मैं बहुत थक गया हूँ बीबी जान, अपने कमरे में जा रहा हूँ, खाना खाने के मूड नहीं मेरा। किसी को मत भेजिएगा। वो चादर संभालता उठ गया। उसके कदम तेजी से मदार खाने की सिमत बढ़ रहे थे। दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुआ। रबिया इसको खिड़की में खड़ी नजर आई। उसकी दरवाजे की तरफ पूछती। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने मुड़कर देखा और वहीं जामद हो गई। वो वहीं खड़ा से देखने लगा। नजरों का तसादम हुआ। रबिया ने पलकें झुका ली। वो आहिस्ती से चलता हुआ इसके सामने आ खड़ा हुआ। मुझे तुम्हारा फैसला चाहिए रबिया। उसका लहजा बड़ा पुरसकून और ठंडा था। कैसा फैसला? उसकी आवाज़ में तंदी और चेहरे पर सरकशी थी। शाह फजल ने जैसे इस्लाम में बेपनाह जब्त किया था खुद पर। तुम जानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती, आप बताएं। वो चैलेंज करने वाले अंदाज में बोली। यहाँ से चली जाओ अरबिया। उसका लहजा बड़ा धीमा और एक इल्तिजा समेटे हुए था। अरबिया ने हैरानी से उसे देखा। आप शायद बोल रहे हैं शाह फजल, खून में आने वाली औरतों को तलाक नहीं दी जाती। वो तंज़ी अंदाज में याद दहानी करवा रही थी। मैं इस रिवायत को बदल दूंगा। उसने यकीन दिलाया। वो बेसाख्ता कहका लगा कर हंस पड़ी। शाह फजल ने उसे पहली बार हंसते हुए देखा था। उसके हमवार चमकदार बड़े खूबसूरत थे, मगर हंसते हुए उसकी आंखों में पानी भरा था। वो खामोशी से इस पर नजर जमाई से देखता रहा। मैंने आपसे ज़्यादा खुदगर्ज इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। आपको अब लगने लगा है कि मैं बेकसूर हूँ? बेकसूर तो मैं दोनों सूरतों में हूँ। जुर्म मंसूर आला का था या नहीं, उससे बहस बालत है। चले मान लेती हूँ आपको गुस्सा था, शदीद दुख था अपने भाई का, और इसे गम गुस्से को गलत करने के लिए आपने हमेशा मुझे निशाना बनाया। न सिर्फ नफ्सियाती तस्कीन बल्कि जिनसी और जिस्मानी तस्कीन का भी। आपकी खुदगर्जी का पहला सबूत। दूसरा तब जब आपने अपनी औलाद के लिए, अपने वारिस के लिए मुझे अपने बराबर जगह दी, और जब वो नहीं रहा तो ये सज़ा है मेरे लिए ये कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। वो बिल्कुल बदले हुए लहजे में बोल रही थी। बस करो अभिया। उसकी बर्दाश्त जैसे ख़त्म होने को थी। आप क्यों नहीं बस कर देते? तरस नहीं आता आपको मुझ पर? वो फट पड़ी। ज़ोर ज़ोर से रोते हुए उसने शाह फजल का गिरेबान थाम लिया। एक गोली उतार दे मेरे सीने में ताकि आपको सुकून मिल जाए। मार डाले मुझे। वो बिलक बिलक कर रो रही थी। वो सन्नाटे में रह गया। उसने दोनों हाथ रबिया के शानों पे जमा दिए। सज़ा तो तुम मुझे सुनाओ। जानती हो कि क्या कहा है डॉक्टर्स ने? ये कि तुम्हारी कंडीशन ये अबॉर्शन किसी शदीद ज़हनी झटके और टेंशन का नतीजा है। तो कसूरवार तो मैं हुआ ना। अगर मैं खुद पर ज़ब्त कर लेता तो शायद ऐसा ना होता, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ कि अरबिया चली जाओ, मुझे छोड़कर चली जाओ यहाँ से। उसने हाथ हटा लिए और दम साध लिया। फैसले की घड़ी आन पहुँची थी। अरबिया सरतरंगत और फैली हुई आंखों से इसे देख रही। मुझे तुमसे सिर्फ ये कहना है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। तुम्हारी उम्र ही क्या है अभी? ज़िंदगी में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, खुशियाँ, सुकून और कोई बहुत अच्छा शख्स,
مجھ سے تمہیں کیا ملا؟ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، جاؤ عربیہ جاؤ۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں کہہ رہا تھا۔ عربیہ کے ہاتھ جب تک اس کے گریبان پر تھے بہت آہستگی سے پہلوؤں میں گر گئے۔ چلی جاؤ یہاں سے، وہ کھوئے گئے انداز میں بولی تھی۔ کہاں چلی جاؤں؟ یہ تو میں بھی نہیں جانتی ہوں۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ حویلی کی بیٹیوں کی قسمتیں کبھی نہیں بدلتی، لیکن عربیہ اس نے کچھ کہنا چاہا تھا، نہیں شاہزائیں، اب اور کچھ نہیں۔ آپ اپنا ریکارڈ صاف رکھنے کے لیے اپنے آپ کو احساس جرم سے چھٹکارا دلانے کے لیے چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے چلی جاؤں، مگر ایک بار پھر آپ خدا ورزی دکھا رہے ہیں۔ کیا ضمانت ہے آپ کے پاس میری خوشیوں کی، میرے سکون کی، جو چیز آپ مجھے نہیں دے سکے؟ آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی اور شخص مجھے دے پائے گا؟ کیسے کہ آپ نہیں جانتے کہ اس معاشرے میں طلاق یافتہ عورت کی حیثیت کیا ہے، اور آپ یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ کوئی اور اچھا سا شخص میری زندگی کی ساری کمیوں کو پورا کر دے گا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں آپ کی بے وقوفی پر ہنسوں یا روؤں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں شاہزادی کہ کیا ہوگا جب عربیہ یہاں سے ماتھے پہ ٹھکرائی ہوئی عورت کا داغ لے کر جائے گی۔ اس کے ماں باپ اسے بوجھ تصور کریں گے، وہ مجبوراً چند ماہ برداشت کریں گے، پھر اسے کسی اور کے سر لادنے کی سوچیں گے، اور وہ کوئی بھی ہوگا، 2-3 بچوں کا باپ، دوسری شادی کا شوقین، دوسری تیسری بیوی کا امیدوار، کوئی اولاد کا خواہشمند، وہ ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، مگر وہ ہرگز نہیں ہوگا جو آپ سوچ رہے ہیں۔ اور تب کیا حیثیت ہوگی عربیہ کی؟ وہی جو جہاں ہے۔ شاہ فضل کو لگ رہا تھا کہ اس کے وجود کے سینکڑوں ٹکڑے کر دیے گئے، اور ٹکڑا ناقابل برداشت اذیت میں مبتلا تھا۔ وہ خود کو اس اذیت سے نجات دلانا چاہتا تھا، وہ چیخنا چاہتا تھا، رونا چاہتا تھا بلند آواز میں، مگر وہ کچھ نہ کر سکا۔ وہ بے بسی کے احساس سے چور اس کے سامنے گر پڑا۔ دیکھو عربیہ، میں کتنا کنگال ہوں، میرے پاس کوئی اچھا عمل، کوئی نرم بات اور کوئی خوبصورت رات نہیں ہے جس کی بنیاد پر میں تم سے کہہ سکوں کہ تم یہ لے لو اور اس کے بدلے مجھے معاف کر دو۔ میں اس قابل بھی نہیں کہ تم سے معافی مانگ سکوں گا۔ لمبا چوڑا مرد، وہ حاکم، پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ وقت کیسا الٹ پھیر تھا، وہ خاموشی سے دیکھتی رہی جیسے کچھ نہ کرنا چاہتی۔ ایک بار پھر ایک پیاری اور زیارات ان کے درمیان آ رہی تھی۔ گزری راتوں کی مار اور سختی تو اس میں نہیں تھی، جبر نہیں تھا، اذیت نہیں تھی۔ وہ بیڈ پر ندی کے 2 کناروں کی مانند دراز تھے، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کب ملنے والے تھے بھی یا نہیں۔ غموں کی جو فصیل ہے وہ اس قدر طویل ہے، غضب تو ہے کہ ایک نہیں، فصیل در فصیل ہے۔ تم اس کے ہر منڈیر پر آرزوؤں کے تیل سے چراغ دل جلاؤ نا، ذرا سا مسکراؤ نا، ذرا سا مسکراؤ نا۔ زندگی ایک بار پھر اپنی ڈگر پر رواں دواں ہو گئی تھی، وہی پرانی ڈگر، وہ اسی طرح اس کے آگے پیچھے پھرتی، اس کے کام کرتی، اس کے پیر دباتی، مگر رات ہوتے ہی وہ کسی سنڈریلا کی مانند بدل جاتی، خاموشی سے تکیہ اٹھاتی اور بیڈ کے دوسرے کنارے پہ دراز ہو جاتی، اور وہ صرف لب چبا کر رہ جاتا۔ وہ اس فاصلے کو کاٹنا چاہتا تھا، مگر ایک چیز مانے تھی، وہ تھا عربیہ کا گریز۔ وہ جانتا تھا وہ اس سے بچ رہی تھی، وہ اب تک بڑے ضبط اور حوصلے سے خود پہ قابو پا رہا تھا، مگر کب یہ پیمانہ لبریز ہو جائے کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان بیزار کن اور سخت مزاج دنوں میں ایک حیرت انگیز بات ندرت کے لیے نثار کا پرپوزل تھا۔ بی بی جان نے ندرت کے سرپرست کی حیثیت سے ہاں کرتی تھی۔ دونوں ہی شاہ فضل کے ملازم خاص کی حیثیت رکھتے تھے، اس لیے اسے بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ 15 جنوری کا دن تھا، صبح سے ہی فضا دھندآلود تھی، سرد ہوا گویا ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ شاہ فضل معمول کا کام نپٹا کے لوٹا تو عربیہ اس کے لیے چائے لے آئی۔ اس نے تشکرانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے اس وقت چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی، رات جب وہ اپنے گرد ڈھیروں کاغذات پھیلائے مصروف تھا، اور عربیہ نائٹ سوٹ بدلنے کے بعد ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی بال بنا رہی تھی۔ وہ دروازہ بجا کر ندرت اندر آئی۔ وہ دونوں کے لیے گرم دودھ لائی تھی۔ سلام شاہزائیں، اس نے دودھ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ جواباً اس نے سر ہلانے پر بے اکتفا کیا۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ شاہ فضل نے آواز دی۔ جی سائیں، وہ بولی، مجھے تم سے نثار کے بارے میں بات کرنی۔ اس نے کہا۔ ندرت کا رنگ فک ہو گیا۔ کیا بات ہے سائیں؟ وہ ہکلا گئی۔ ایک جھماکے سے اس کے دماغ میں عربیہ کی چھبی لہرا گئی۔ وہ بھی تو اس سے ایسے ہی ڈرتی تھی، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ آخر ندرت ڈر کیوں رہی تھی؟ تم خوش ہو اس شادی سے؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ بیگم سائیں خوش ہیں، آپ خوش ہیں؟ میرے لیے اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی؟ وہ آنسو چھپانے کے لیے تیزی سے اس پل کے چپکانے لگی۔ بات ہماری خوشی کی نہیں، زندگی تمہیں گزارنی ہے، وہ سمجھانے والے انداز میں بولا۔ عربیہ نے برش کرتے ہوئے استہزائی انداز میں اس براڈ مائنڈڈ انسان کو دیکھا تھا۔ ندرت خاموشی سے کھڑی رہی۔ شاہ فضل کھوجنے والے انداز میں اس کا جائزہ لیتا رہا۔
ٹھیک ہے جاؤ، اس نے جانے کی اجازت دی۔ وہ پلٹی سر جھکا کر باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ اٹھا اور دروازہ لاک کیا اور آتش دان کے پاس دھری اسی چیئر پہ آ کر پرجمان ہو گیا۔ جلتی لکڑیوں بھڑکتے شعلوں کا جائزہ لیتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اس کا دل بھی تو ایسے ہی جل رہا تھا۔ عربیہ اٹھی اور دودھ کا گلاس اٹھا کر اس کے پاس چلی آئی۔ دودھ لے لے، اس نے گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ عربیہ اس نے بے تابی سے اس کو دیکھا۔ جی، اس نے نظر جھکا لی۔ شاہ فضل نے کچھ کہنا چاہا مگر کہہ نہیں پایا۔ رکھ دو، لے لوں گا۔ اس نے نظریں پھر سے آتش دان پہ جما دی۔ عربیہ نے بنا کچھ کہے گلاس رکھا اور بڑی سی سلائڈنگ ونڈو کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ لان تاریک اور دھندلا تھا، بالکل اس کی قسمت کی طرح۔ وہ خاموش اندھیرے میں کچھ کھوجتی رہی۔ مطلب صاف نہیں ہے، لگتا بارش ہوگی۔ شاہ فضل کی آواز پر وہ چونکی۔ پتہ نہیں وہ کب اس کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ پتہ نہیں، وہ مدھم آواز میں بولی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کل ملک ہاؤس چلیں۔ عربیہ حیران سے اسے دیکھا مگر کہا کچھ نہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے عربیہ کو کھولنے پر اکسایا۔ وہ اتنا خاموش رہتی تھی کہ اسے بات کرنے پر مجبور کرنے کے لیے وہ کتنی دلایانی باتیں کرتا رہتا تھا۔ جیسے آپ کی مرضی۔ وہ آہستگی سے بولی۔ شاہ فضل کو اس کے فرما برداری سے عجیب سی وحشت ہوئی۔ آؤ سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ وہ بیڈ کی سمت بڑھ گیا اور اس کی تقلید کرتی ہوئی بیڈ کے نزدیک آ گئی۔ وہ نیم دراز ہوا تو اس کے پیر دبانے کے لیے اس کے پائیں تھی بیٹھ کے۔ اس کے ہاتھوں نے نرمی سے شاہ فضل کے پیروں کو چھوا تو ایک سکون اس کے اندر تک اترتا چلا گیا۔ اس نے بغور عربیہ کو دیکھا۔ وہ گلابی نائٹ سوٹ میں تھی، بالوں کو چھوٹے چھوٹے ہیئر بینڈ میں سمیٹے، آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے اور پٹی زدہ ہونٹ۔ درد کی ایک لہر اس کے دل میں اٹھی، وہ سارے وجود میں پھیل۔ اس نے دایاں بازو موڑ کر آنکھوں پہ رکھ لیا جیسے اپنے تاثرات چھپانا چاہتا۔ وہ اٹھی اور اپنی مخصوص جگہ پر جا کر دراز ہو گئی۔ کمرے میں زہرناک خاموشی تھی، صرف دو نفوس کے تنفس کی آواز کے سوا کوئی آواز نہ تھی۔ کچھ دیر بعد شاہ فضل نے بازو اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ اس کی طرف رخ کیے سو رہی تھی، ایک بازو سینے کے ساتھ لگائی اور دوسرا ہاتھ گال کے نیچے دھرے بنا لحاف اس پہ ڈالا اور روشنیاں بجھا دی۔ شاید جن کے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا وہ اسی طرح سو جاتے ہیں، بے خبر اور مطمئن نیند۔ اور مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ یوں لگتا ہے اب قسمت میں جاگنا ہی رہ گیا ہے۔ وہ دل پہ ڈھیروں بوجھ سنبھالے اٹھا اور ٹیرس کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ٹیرس تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، سرد ہوا جسم کے آر پار ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ٹیرس پر رہا، رات قطرہ قطرہ بھیگ رہی تھی۔ وہ ہر احساس سے بے نیاز دور تاریکی میں جانے کیا کھوج رہا تھا، جانے کتنا وقت بیتا۔ وہ تھک کر اٹھا اور اندر واپس جانے کے لیے قدم بڑھا ہی تھے کہ لمحہ پر ٹھٹک سا گیا۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی سرونٹ کوارٹر سے نکل کر لان کے خارجی حصے کی طرف جا رہا۔ اس نے تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا۔ بہت دور سے خشک پتوں پہ چلنے کی مدھم سی آواز آ رہی تھی۔ اسے ایس پی عباس کی بات یاد آئی۔ پیٹھ میں چورا گھونپنے والے اپنے ہی ہوتے ہیں، اپنے ارد گرد خصوصی نظر رکھیے۔ وہ تیزی سے واپس پلٹا اور کمرے سے اپنا ریوالور نکال لایا۔ سیاہ چادر مضبوطی سے اپنے گھیرے لپیٹتے ہوئے اس نے سلیپر وہیں اتار دی اور تیزی سے اس سمت بڑھنے لگا۔ اچانک بادل گرج اٹھے، بجلی کڑکی اور تاریکی میں ایک پل کو روشنی سے پھیل گئی۔ اور اسی روشنی میں ایک درخت کے نیچے کھڑے دو نفوس فوراً اس کی نگاہ میں آ گئے۔ وہ احتیاط سے ان کی سمت بڑھنے لگا۔ کچھ نزدیک پہنچ کر اس نے خود کو ایک درخت کی آڑ میں چھپایا اور سر نکال کر ماحول کا جائزہ لینا چاہا۔ اسی وقت گھٹی گھٹی نسوانی چیخنے سے منچ بند کر دیا۔ یہ آواز اس کے لیے بڑی جانی پہچانی تھی۔ دھوکہ کھانے کا سوال ہی نہ تھا۔ وہ ندرت کی آواز تھی، پی جکلخت اونچا اونچا بولنے کی آواز آنے لگی۔ الفاظ صاف نہیں تھے، اسے سمجھنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ وہ کچھ مزید آگے سرکا۔ اگر تو نے منہ کھولنے کی کوشش کی تو تیرا انجام بھی اس شاہ فیصل کی طرح ہوگا، سمجھی تو؟ کوئی گھررایا تھا، بجلی کڑکی اور جیسے شاہ فیصل پہ ہی آ گری۔ یہ نثار کی آواز تھی۔ وہ حیرت کی زیادتی سے ساکت کھڑا تھا۔ تو چھپا نہیں سکے گا۔ یاد رکھنا، شاہ صاحب پولیس سے تحقیقات کرا رہے ہیں اور ایک نہ ایک دن وہ جان لیں گے کہ قاتل تو ہے۔ تو نے مارا ہے شاہ فیصل کو، یہ سچ سامنے آ کر رہے گا اور پھر تو دیکھنا نثار، تیرا کیا حشر ہوگا۔ شاہ صاحب تجھے کتوں کے آگے ڈال دیں گے۔ غصہ میں اس کی آواز اونچی ہو گئی تھی۔ کیسے پتہ چلے گا؟ کون بتائے گا انہیں؟ تو بتائے گی، بول۔ اس نے شاید ندرت کے بال مٹھی میں جکڑ لیے تھے۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں چیخنے لگی، میرے بال چھوڑ ذلیل آدمی، کس بات کا بدلہ لیا تو نے چھوٹے صاحب سے؟ کیا بگاڑا تھا انہوں نے تیرا؟ تکلیف اور غصے میں اس کی آواز تیز ہو گئی۔ جاننا چاہتی ہے نا تو سن۔ شاہ فضل نے گلزار کو راکھے کھیتوں کی رکھوالی کرنے والے اس رات کو پانی لگانے بھیج دیا۔ اسے ٹھنڈ لگ گئی، نمونیا ہو گیا تھا اسے، اور صرف 3 دن بعد وہ مر گیا۔ اس شاہ فضل کی وجہ سے میرا بھائی مر گیا۔ یہ وڈیرے، یہ شہزادے خود کو فرعون سمجھتے ہیں، لوگوں کو یوں سزائیں سناتے ہیں جیسے وہ ان کے زر خرید ہوں۔ یہ ذمہ دار ہے میرے بھائی کے مرنے کے۔ تب میں نے عہد کیا تھا کہ میں ان سے بدلہ لوں گا، اس شاہ فیصل کو مار ڈالوں گا تاکہ شاہ فضل کو پتہ چلے کہ جب خود پہ پڑتی ہے تو کیا گزرتی ہے۔ اور میں نے ایسا ہی کیا۔ کوئی نہیں جانتا کہ گولی میں نے چلائی تھی
और कोई जान भी नहीं सकेगा, मगर तू गलती हुई मुझसे कि तुझको बता दिया। ये भूल गया कि औरत ऐसी चीज़ है जो कभी राज नहीं रख सकती, मगर अब नहीं, इससे पहले कि तू इन्हें बताए मैं तेरा किस्सा ही पाक कर दूंगा। वह सपाके से बोला, रिवाल्वर निकाल लिया। नुसरत पटी नजरों से इसे देख रही थी और शाह फजल साकत खड़ा सब सुन रहा था। उस वक्त वो खून जमा देने वाली सर्दी से वे बेनियाज हो चुका था। तू मार डालेगा मुझे? वो दहशत ज़्यादा थी। हाँ, तेरी सूरत में मुस्तकिल खतरा मेरे साथ रहेगा। तू मुझे प्यारी ज़रूर है, मगर अपनी ज़िंदगी से नहीं, ज़िंदगी से ज़्यादा नहीं। इसका लहजा कमीनगी से भरा हुआ था। बादल ज़ोर से गरजे और बारिश शुरू हो गई। फिजा में फायर की आवाज़ गूंज उठी। नुसरत के अलग से निकलने वाली चीख बड़ी खौफनाक और दिल दहला देने वाली थी। कमरे की फिजा में थी नफूस की मौजूदगी के बावजूद पुरस्कार खामोशी थी। वो ज़मीन पर गिरी हुई थी। इसके कपड़ों पर मिट्टी के दाग थे। दोनों हाथ सर पर रखे हुए मुसलसल रो रही थी। ये रोना धोना बंद कर लड़की, और मुझे सच बता, ये खेल कब से खेल रही थी? इसके साथ मिलकर शाह महमूद की आवाज़ में गरज और आंखों से जैसे शोले निकल रहे थे। लड़की का रोना मजीद तेज हो गया। क्या पूछ रहा हूँ मैं तुझसे? वो दाढ़े वह नोज रोए जा रही थी। फजल, इसको यहाँ से ले जाओ, वरना मैं इसको कुत्तों के आगे डाल दूंगा। इनके मुंह से तेजाब के मानो दुबलते हुए लफ्ज निकले थे। लड़की का रंग पक हो गया। शाह फजल ने लब बीचते हुए लड़की का बाजू पकड़ से घसीटते हुए बाहर निकल गया। शाह महमूद फ़ोन लेकर एक तरफ बैठ के उन्हें चंद ज़रूरी फ़ोन करने थे, चंद ज़रूरी फैसले करने थे। शाह फजल के सर पे कार मुख्तार की पग रखना थी और निसार की लाश को ठिकाने लगवाना था। वही लोग मेरे कदमों से ज़मीन खींच रहे हैं जो लोग मेरे कद के बराबर नहीं आते। वो किसी बपरे हुए शेर की मानत इधर से उधर चक्कर काट रहा था। आंखों की सुर्खी गहरी होती जा रही थी। वो रुक के चंद लम्हे देखती हुई नजरों से इसे देखता रहा, फिर एकदम इस पे झपट पड़ा। थप्पड़ इसके चेहरे पे मारते हुए इसने दाएं हाथ से इसकी गर्दन दबोच ली। अगर मैं फाइट ना करता तो वो तुम्हें ख़त्म कर देता। जानती हो? बताओ मुझे, बोलो, कब से जानते थे तुम? वो घबराया था। जब आप लाहौर गए थे अरबिया बीबी को लेकर, वो घुटी घुटी आवाज़ में बोले, तब क्यों नहीं बताया? बताना चाहती थी साईं, पर हिम्मत नहीं पड़ती थी। वो मुझे धमकाता था कि अगर किसी को बताया तो बदनाम कर दूंगा साईं। साईं, मैं डर जाती थी। तू तो उससे शादी करने चली थी। फजल ने उसके बाजू को झटका दिया। साईं, मैं नहीं करना चाहती थी। वो तो बेगम साहिबा ने साईं के हुक्म पर निसार ने बेगम साईं से बात की थी शादी के लिए। मुझे सिर्फ तो पूछा ही नहीं था, हुक्म दिया गया था मुझे। फजल ने इसका बाजू झटके से छोड़ा। शाह साईं, अगर आप वहाँ ना आते तो मैं मर चुकी होती। उस वक्त मैंने बड़ी शिद्दत से अपने रब से दुआ मांगी थी कि काश आप कहीं से आ जाएं या मुझे चंद पल मिल जाएं ताकि मैं आपको सब बता सकूं। और देखे साईं, अल्लाह ताला कितना मेहरबान है। आप खुद बहुत वहाँ गए। वो तशक्कुर से कह रही थी। कितने पर्दे हट गए थे आंखों से, कितने राज फाश हो गए थे, कितनी तलख हकीकतें सामने आ गई। अगर वो फायर ना करता तो निसार नुसरत को भी मौत के मुंह में भेज चुका होता, और शाह फैसल के असल कातिल का मामला कभी हल ना होता। मंसूर हनोज मुजरिम रहता और अलबिहा कल पंचायत बैठ रही है, क्या आप बयान दोगे? शाह फजल ने ठोस लहजे में कहा। नुसरत ने सर झुका लिया। तभी अलबिहा वहाँ आ गई। निसार की मौत के बारे में उसने सरसराते हुए लहजे में कहा। नुसरत खामोशी से इसकी आंखों में देखते रही। कमरे में मौजूद खामोशी मज़ीद पुरस्कार लगने लगी। उसने मेरी इज़्ज़त पे हाथ डालने की कोशिश की थी। अगर हम वहाँ ना आते तो अपने गंदे इरादे में कामयाब हो जाता। आपको देखकर उसने पिस्तौल निकाल लिया। वो पागल हो रहा था। अगर आप इसे ना मारते तो वो सब खत्म कर देता। नुसरत का लहजा बड़ा मुस्तहकम था। शाह फजल हैरत से उसे देख रहा था। इतनी गमगीनगी कहाँ से ले ली तूने? उसके लबों पर महफूज मुस्कुराहट आ गई थी। आपसे? यह आवाज़ नुसरत की नहीं थी। वो बेसाख्ता पीछे मुड़ा। उसे करंट सा लगा। स्टडी के दरमियाने दरवाजे पर अरबिया बड़ी देर से टेक लगा कर खड़ी थी। उसकी पूरी रोशन आंखें सबूत थी कि वो बड़ी देर से जाग रही थी और खड़ी थी। वो आहिस्ते से आगे बढ़ी। तुम जाओ यहाँ से, उसने थकमान अंदाज में नुसरत से कहा। नुसरत ने शाह फजल को की तरफ देखा जिसने इसे आँख से बाहर जाने का इशारा किया। वो बाहर निकल गई। वाह शाह सही हुआ। उसने ताली बजाई। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। यहाँ बंद कमरे में मंसूबा बंदी हो रही है कि निसार की मौत को फितरी रंग कैसे दिया जाए, और मेरे सामने मजलूम बनने का नाटक करते हैं आप। वो चबा चबा कर बोली थी। वो खामोशी से इसे देखता रहा। आप चाहते हैं ना कि मैं आपको माफ़ कर दूँ? आपकी तरफ पलट आऊँ तो फिर आप कल ये ऐलान कर दें कि मेरा भाई बेगुनाह है, मेरे बाबा से माफ़ी मांगे। आप चाहते थे ना कि मैं आपके पास कोई ऐसा अमल हो जो आप मुझे देकर मुझसे माफ़ी मांग सके? चाहते थे ना? तो जान लीजिए आपको ये अमल मुझे हमेशा के लिए आपको कर देगा। अरबिया ने पुरसकून लहजे में कहते हुए दाव खेला था। शाह फजल जैसे ज़लज़ले की ज़द में था। तोड़ फोड़ के सारे उसके चेहरे से याद है। और याद रखिएगा शाह साईं, जो गलती तस्लीम नहीं करता वो इस्लाह नहीं चाहता। जब मैं बेकसूर
होते हुए सजा सह सकती हैं तो आप गलत हुए गलती को तस्लीम क्यों नहीं कर सकते। वो अपनी बात मुकम्मल करके किसी झोंके की मानद बाहर निकल गई। अगले दिन पंचायत के तमाम सरकर्दा अफराद मौजूद थे। फिरोज मलिक को बतौर खास मदऊ किया गया था। एसपी अब्बास भी मौजूद था। कार्रवाई शुरू हुई। शाह महमूद के मसाहिब खास ने तफसील से सारी हकीकत हाज़रीन की गोश गुजार की मौत दरअसल तब हुई थी इसमें किसी किस्म का तशद्दुद या बदला की झलक दिखाई न देती थी। इसलिए निसार के हाथों शाह फैसल का कत्ल सरासर ज्यादती और जुल्म करार दिया गया। एसपी अब्बास ने हक़ाइक़ पर रोशनी डालते हुए बताया कि निसार ने किस तरह मौके का फ़ायदा उठाया। सारे इल्ज़ाम मंसूर मलिक के सर धरते। अम्मा का सच है कि मुजरिम बेपनाह होशियारी के बावजूद अपना सुराग छोड़ जाता है। इसी तरह उससे ये गलती है कि वह मंसूर मलिक और अपने रिवाल्वर में फ़र्क को नज़रअंदाज कर गया। फिर नुसरत का बयान ले गया जो हकीकत में मबनी था। उसने बताया कि निसार ने इसे खुद बताया था कि शाह फैसल को उसने कत्ल किया था। जब उसने निसार को धमकाया कि वो सबको शाह फैसल को बता देगी तो इसे भी मारने पे तुल गया। हादसाती तौर पर वहाँ शाह फैसल आ गए जिसने निसार का इकरार अपने कानों से सुन लिया और अगर इस वक्त वो निसार पर गोली न चलाते तो अपने जुर्म छुपाने की खातिर निसार नुसरत को भी मौत के घाट उतार चुका होता। आखिर में मंसूर मलिक को बेगुनाह करार दिया गया और कहा गया कि वो जहाँ कहीं भी रोपोश है बाइज़्ज़त वापस आ जाए, उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। दूसरा अहम फैसला कारी मुख्तार का था। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में शाह फजल के सर पर दस्तार रखी गई, खुसूसी दुआएं मांगी गई, मुबारक सलामत का शोर उठा था। जब फिरोज मलिक नमा के लिए इसके करीब आए वो बेसाख्ता इनसे लिपट गया। महर और भी है शाम को आपके आएंगे, उसने मध्यम लहजे में कहा और उनकी आंखों में हैरत उसे शर्मिंदा कर गई थी। एक थका देने वाले भरपूर दिन के इख्तिताम के बाद वो इसके सामने था। शाह फजल ने आहिस्तगी से इसे करीब कर लिया। इजाज़त है, उसका मध्यम लहजा बेपनाह प्यार लिए हुआ था। अरबिया ने बेसाख्तगी से मुस्कुरा कर इसे देखा और सर झुका लिया। तुम बहुत अजीम हो अरबिया, तुमने रहा कितने मजालिम सही। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मगर मेरा वादा है कि तुम्हें बेपनाह प्यार दूंगा, अपनी सारी ज़ियादतों का उजाला कर दूंगा। अरबिया की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हें रुला है अरबिया, मगर अब नहीं, अब सिर्फ मोहब्बतें ही मोहब्बतें होंगी, खुशियाँ, प्यार और मुस्कुराहटें बस। वो इसकी आंखों को चूमने लगा। अरबिया ने तमानिया से आंखें मूंद ली। ख़त्म शुरू। तभी बस कैसे लगा आपको नावल, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नए आने वाले नावल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नए नावल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।